हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आ गए हैं पार्ट 1 इस चैप्टर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 1। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये 3 मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, नेपोलियनिक कोड और ट्रीटी ऑफ वियना। इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी लेके आएंगे। तो इस चैप्टर को हम पार्ट 4 पढ़ने के बाद अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बोर्ड में उसमें अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस इंपॉर्टेंट पार्ट 1। लेट्स बिगिन। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट 1 लेक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए। देखिए, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है हम लोग के इस बुक के अंदर। तो बहुत सा पार्ट ऐसा भी है जो एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो हम लोग फोकस करेंगे उसी पार्ट के ऊपर जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं। तो जैसे बता रहा हूँ आपको, उतना ही पढ़ते चलिए। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं से बनेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट 2 पेजेस बुक के दे रखी हैं उसमें एक पेंटिंग के बारे में बताया गया है। तो एक नाम आपको याद रखना है, नाम है फ्रेडरिक सॉर्यू। इसको कैसे प्रोनाउंसिएट कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेडरिक सॉर्यू। तो देखिए, ये आदमी कौन है? ये एक, पहली बात तो किस कंट्री को बिलोंग करता है, कौन सी पेंटिंग इसने प्रिंट की है, उसका नाम क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया, इसकी जो कंट्री है उसका, इसका समझते हैं प्रोफेशन क्या है। तो ये है तो एक पेंटर, भाई पेंटर है। कंट्री इसकी है फ्रांस, और पेंटिंग इसने 1848 में बनाई है, जो बताई गई बुक में। अच्छा, इसने क्या किया कि इसने एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट निकाला, और उस पेंटिंग का जो नाम था वो था ये, जो लिखा है पहले से, मैंने लंबा नाम था तो मैंने पहले लिख दिया इसको, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये नाम पक्का याद रखिए, पूछते हैं एग्जाम में कई बार कि जो इस पेंटर ने जो पेंटिंग बनाई है उसका नाम क्या है। तो पेंटिंग का नाम ये हो गया। अब इसमें एक बात आपको और समझनी है कि पेंटिंग क्या बोल रही है, क्या इंपॉर्टेंट बातें कर रही है। तो देखिए भाई, पेंटिंग जो है कुछ चीज़ों को अपोज कर रही है और कुछ को सपोर्ट कर रही है। तो अपोज किसे कर रही है? तो अपोज कर रही है एब्सोल्यूटिस्ट। ये जो है ना, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है ऑटोक्रेटिक रूल। इसका मतलब हो गया रूल बाय 1 पर्सन, एक ही आदमी जिस कंट्री में रूल करता है, जैसे मोनार्क, ये सब एक ही हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये जो आपका फ्रेडरिक सॉर्यू है, ये बता रहा है कि ये अपोज कर रहा है कि जो एब्सोल्यूटिस्ट पावर है वर्ड की, उसको अपोज कर रहा है, यानी पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये इसको अपोज कर रहा है, ये पेंटिंग है, इसको अपोज कर रही है। अब सपोर्ट किसे कर रही है? सपोर्ट कर रही है डेमोक्रेटिक राइट्स को। डेमोक्रेटिक यानी लोगों के पास अधिकार हो। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं नेशन स्टेट्स की, नेशन स्टेट्स की। अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों को, ये होता क्या है। तो देखिए, ये नेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स प्ले a very important role, very important। अब क्या रोल होगा? तो रोल ये होगा कि अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ करेंगे, जितने लोग रहते हैं वो मिल के प्यार से एक साथ रहेंगे, दे लिव विद इमोशंस, कल्चर शेयर करेंगे एक दूसरे के। इसके अलावा कंट्री के अंदर एक कंट्री की फिजिकल बाउंड्री होगी, एक गवर्नमेंट होगी जो कंट्री को रूल करेगी, और गवर्नमेंट जो होगी कंट्री की, उसको कंट्री के लोग ही चूज़ करेंगे। तो ये इतना ही पढ़ना है इस पार्ट में। और ये जो आपका नेशन स्टेट है ना, इसको डिटेल से आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से। तो फिलहाल इसको यही छोड़ रहे हैं। तो आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा कि इसमें क्या पढ़ना है इन 2 पेजेस के अंदर। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस सेक्शन से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हो सकता है पेंटिंग बेस्ड, यानी इसका मतलब ये होता है कि एक पेंटिंग दे देंगे आपको और पूछेंगे पेंटिंग, भाई ये पेंटिंग देख लो आप, और बताओ इस पेंटिंग का नाम क्या है, इस पेंटिंग को बनाया किसने, ये पेंटिंग कौन से ईयर में बनी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो मेरी रेटिंग इस क्वेश्चन के लिए 1 ही मार्क्स की है इन 2 पेजेस से। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने वाला है। इसको आप पढ़ लीजिए तो आपके फर्स्ट 2 पेजेस अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। चलिए, इसको फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों, अगला टॉपिक हमारा जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, आप सब जानते हैं, क्लास 9th में पढ़ा भी है आप लोगों ने इसके बारे में,
कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो 1789 में हुई थी। एंड फॉर रेफरेंस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि 1789 में फ्रांस के अंदर जो किंग था उसका नाम था लुइस 16। ठीक है भाई। तो इसी के अगेंस्ट लोगों ने रिवॉल्ट किया और रिवॉल्ट के बाद हम देखते हैं कि एक सरकार बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों जिससे क्वेश्चन बनने वाला है और कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा। तो इसलिए इसको डिटेल से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो हम देखते हैं कि वो क्या चेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट लेके आई है आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। तो अब देखिए इसमें कुछ 5 बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको मैं एक एक करके लिखवाऊंगा आप लोगों को। तो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आता है, तो उसके लिए 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आप लोगों को। तो जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिख के एग्जाम में आना है और नेचुरली यू विल गेट 5 मार्क्स। 5 मार्क्स पक्का मिलेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं फटाफट इसको। तो देखिए पहला चेंज जो लेके आए हैं कि जितने देखिए इस जो रिवॉल्यूशन था उसका मेन कारण ये था कि जो किंग लुई 16 था, आप सब जानते हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था ये तो भैया था प्रिविलेज क्लास, यानी कोई टैक्स नहीं देना इन लोगों को। और जो थर्ड स्टेट था जिसमें गरीब लोग थे, जिसमें वर्कर्स, लेबर्स, छोटे छोटे बिजनेसमैन टाइप के लोग थे, यही सब थे इसके अंदर। इनको अधिक ये टैक्स पेयर थे, इनको टैक्स देना पड़ रहा था। तो अल्टीमेटली जो रिवॉल्ट हुआ है ना उसमें ये थर्ड स्टेट के लोगों ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हम देखते हैं कि अब नेचुरली जब इलेक्शन आफ्टर रिवॉल्यूशन जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंज ऐसे होंगे जिससे फ़ायदा इन लोगों को होगा। तो देखते हैं क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि जो रॉयल फ्लैग था फ्रांस का उसको हटा दिया गया और एक नया ट्राई कलर फ्लैग फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो लिख देते हैं कि रॉयल फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड with a new ट्राई-कलर फ्लैग, यानी एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब क्या है कि फ्लैग को चेंज करने से फ़ायदा क्या हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेंज तो हो रहा है वो अच्छी बात है, पर चेंज दिखना भी चाहिए कि चेंज क्या हो रहा है। तो यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रॉयल फ्लैग को हटा दिया गया और इसके बदले एक नया झंडा, नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि फ्रांस में चेंजेस हो रहे हैं और लोग खुश हों, अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ऐसी कुछ बातें थी जिसके लिए इसको चेंज किया गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फ्रांस के अंदर फ्रेंच भाषा है उसे कहा गया कि वो अब नेशनल लैंग्वेज होगी। तो फ्रेंच बिकम द नेशनल। तो लोगों का मानना ये था कि अगर फ्रांस में अगर फ्रेंच बोलेंगे तो इससे क्या होगा कि कंट्री में यूनिटी आएगी और लोग अपनी कंट्री को अधिक प्यार कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है किसी भी कंट्री में अगर आपको रूल करना है तो वहाँ का जो बिजनेस है, ट्रेड है, अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। यानी इसका मतलब यह है कि पूरी कंट्री में जो वेट की एक ही यूनिट, ऐसा नहीं है कहीं पे कुछ यूनिट चल रही है, कहीं पे कुछ, पूरे कंट्री के अंदर जितना पूरा फ्रांस है उसके अंदर पूरे कंट्री के अंदर एक ही वेट की यूनिट को स्टार्ट किया गया जिससे कि बिजनेस करना कंट्री के अंदर आसान हो जाए, जिससे कि बिजनेसमैन को एक आसान मौका मिले जिससे वो अच्छा पैसा अर्न कर सके। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया गया वो है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन was इंट्रोड्यूस्ड। यानी इसका मतलब यह है कि आप ज़रा समझो भाई इस बात को कि मान लीजिए एक कंट्री ये है, ठीक है, अब यहाँ पे इस पार्ट में कोई और रूल करता है, इस पार्ट में कोई रूल और करता है, इसमें कुछ अलग नियम है, इसमें कुछ अलग नियम है, इधर कुछ अलग नियम है, इधर कुछ अलग नियम है। कितना मुश्किल है इस कंट्री में रहना कि यहाँ पे अलग नियम फॉलो होते हैं, इस कंट्री में अलग नियम फॉलो होते हैं,
इधर, तो कंट्री को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो अभी क्या हो गया है कि ये जो डिवीज़न ख़त्म कर दिया गया और कहा गया भाई ये सिस्टम जो है ये गलत है, इसको ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं, इसको ऐसे करेंगे कि अब एक सरकार बनेगी बीच में जो पूरे देश को एक साथ रूल करेगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज, यानी पूरी पावर सेंटर के पास है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से कंट्री की देखभाल करेगी। तो ये आपके 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। मैंने कहा था आप लोगों से कि कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में, रेटिंग 5 मार्क्स की है, तो 5वां पॉइंट भी लिखना बहुत जरूरी है। तो 5वां पॉइंट ये है कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, जो बिजनेस करते हैं लोग ना, वो समझते हैं इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनल कस्टम, जो बिजनेस करते समय जो टैक्स वैक्स भरना पड़ता था लोगों को, ड्यूटीज़, इनको एबॉलिश्ड, इनको ख़त्म कर दिया गया कि अब भैया ये टैक्स नहीं लेंगे। तो बच्चों यही 5 पॉइंट एग्जाम में लिख के आपको आने हैं और एज इट इज़ लिख के आने हैं। अगर ये 5 पॉइंट लिख के आप एग्जाम में आते हैं, कोई भी क्वेश्चन फ्रेंच इस गवर्नमेंट के थ्रू आता है तो क्वेश्चन घुमा सकते हैं कि मतलब कि किसी और फॉर्म में पूछ लेंगे, लेकिन आपका ये नाम देखते ही आपको ये 5 पॉइंट लिख के आने हैं कि रॉयल फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड विद द न्यू ट्राइकलर फ्लैग, फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। सीधी सी बात है कि फ्रांस के अंदर भाई लोग फ्रेंच ही बोलेंगे। तीसरी बात है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, यानी पूरी कंट्री में एक ही जैसा नाप मेजरमेंट पूरी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए, जिससे कि लोग को अच्छा उनका कंट्री का गवर्नमेंट का बेनिफिट मिल सके, इसके लिए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। और लास्ट पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको एबॉलिश कर लिया गया। तो ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि बनता है इस सेक्शन से। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट सेक्शन जो कि अभी आता है नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर। तो बच्चों देखिए हमने पढ़ा कि क्या चेंजेस लेके आई ये गवर्नमेंट फ्रांस के अंदर। फिर देखिए 1804, ये आपका 1792 से लेकर 1804 तक तो फ्रांस के अंदर एक्सपेरिमेंट होते रहे। ये 9th में पढ़ा भी है आप लोगों ने कि कभी वहाँ पे एक पावर किसी एक ही आदमी के हाथ में आती है, पावर इन सिंगल हैंड। कभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डायरेक्टरी रूल आती है। तो ये पढ़ना नहीं है आपको, ये 9th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने और इससे क्वेश्चन बनने वाला एग्जाम में नहीं है। तो देखिए अभी क्या हम पढ़ेंगे कि 1804 में अब यहाँ के लोग बड़ा परेशान हो गए कि पावर एक आदमी के हाथ में आ गई तो वो तंग कर रहा है। फिर 5 लोगों को बनाया गया डायरेक्टर्स, वो तंग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि 1804 में एक नया रूलर सामने आता है, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ब्रेव आदमी है ये, बड़ा ही ब्रेव आदमी है, बड़े इंपॉर्टेंट काम किए हैं इसने। तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये फ्रांस में रूल करता है। तो पहले समझते हैं ये है कौन। ये है एक मिलिट्री डिक्टेटर, यानी एक मिलिट्री का आदमी है भाई और ये रूल करता है फ्रांस के अंदर। और 1804 से 1815 तक रूल करेगा ये। तो इस सेक्शन में जो पढ़ना है हम लोग को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो है इसी ने बनाया था नेपोलियनिक कोड, यानी वो चेंजेस जो फ्रांस के अंदर ये लेके आया। इसी नेपोलियनिक कोड को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, उसे कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल कोड ऑफ 1804। तो देखिए एक पार्ट तो हो गया आपका नेपोलियनिक कोड, एक उसी का नाम सिविल कोड ऑफ 1804। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन सिविल कोड ऑफ 1804, तब भी आप ये लिख के आएंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन नेपोलियनिक कोड, तब भी आप ये लिख के आएंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपको 5 पॉइंट जो लिखवा रहा हूँ मैं आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिख के आना है। अगर ऐसे लिख के आएंगे तो पक्का आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे इसमें। पहला चेंजेस, ये वो चेंजेस हैं जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए हैं फ्रांस के अंदर आफ्टर 1804 के साल के अंदर ही। तो पहली बात तो ये इसने क्या किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी अब क्या हो गया कंट्री के अंदर कि जितने भी लोग रहते हैं
उन सबको एक ही नियम, एक ही लॉ फेस करना पड़ेगा, चाहे वो एक गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे किंग हो, चाहे एक नोबल हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, उन सब के लिए एक ही तरह के नियम होंगे। तो इक्वालिटी यानी अब कानून के आगे सब लोग, जितने भी लोग रहते हैं कंट्री के अंदर, उनको इक्वल माना जाएगा। इसके अलावा अपने नेपोलियन पावर में आया तो आपने देखा था, मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले जो पार्ट था बताया था उसमें कि किस तरीके से फ्रांस के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट था। जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको बाय बर्थ कई बेनिफिट्स मिलते थे। तो इसने क्या किया, नेपोलियन ने पावर में आते ही जो बाय बर्थ जो बेनिफिट्स थे उनको एबॉलिश कर दिया गया। तो ही एबॉलिश्ड प्रिविलेजेस बाय बर्थ। ऐसे लोग जिनको जन्म के साथ ही कई बेनिफिट मिलते हैं, वो क्या बेनिफिट है? अब जो रॉयल फैमिली में जन्म ले लेगा उसे कोई टैक्स पे नहीं करना है, उसे एक रॉयल लाइफ जीनी है। तो इसने क्या किया, इसने पावर में आते ही क्या किया कि जो बाय बर्थ जो लोगों को राइट मिलते हैं उनको उसने ख़त्म कर दिया। तो एबॉलिश प्रिविलेज, इसमें कर लो बेस्ड ऑन बर्थ, बेस्ड यानी बेस्ड ऑन बर्थ का मतलब ये होता है कि अब आपका जन्म हुआ फर्स्ट स्टेट में तब कुछ राइट मिल जाएंगे, सेकंड स्टेट में जन्म हुआ तो कुछ अधिकार मिलेंगे, और थर्ड स्टेट में जन्म हुआ तो यू विल नॉट गेट एनी राइट, आपको उल्टा टैक्स पे करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक नया अधिकार लोगों को दिया गया, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी टू फ्रेंच सिटीजन्स। जो फ्रांस के जो लोग थे, जो नागरिक थे, उनको अधिकार दिया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अब होल्ड कर सकते हैं। यानी पहले क्या था कि जितनी प्रॉपर्टी है सब किंग की है, किंग ही उसको संभालेगा, वही उसकी देखभाल करेगा, आप लोग सिर्फ काम कर रहे हो उसके ऊपर। लेकिन अब क्या हो गया कि जो प्रॉपर्टी है वो अब आदमी की खुद की काउंट की जाएगी, ये किया गया सब। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अब जो रूल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इजी कर दिया गया, जिससे कि अब लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा तो लोग खुश रहेंगे, तो कंट्री के अंदर काम भी अच्छे होंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही एबॉलिश्ड फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम। ठीक है, तो अब फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए समझाया था आपको। देखिए, जैसे एक फ्यूडलिज्म का मतलब ये होता है कि एक इलाका है, मान लो ये एक इलाका है, इस इलाके का जो इसका मालिक होगा उसे कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड। अब इस इलाके में बहुत सारे लोग रहते हैं, गांव भी हैं इस इलाके में, जंगल भी हैं, और कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी बनी हुई है। तो इन सब का मालिक कौन है? ये फ्यूडल लॉर्ड इसका मालिक है। अब ये इसका मालिक है बिकॉज ये लोग इसके अंडर में रहते हैं, तो इनको इसी की बात माननी पड़ती है। जो लोग रहते हैं, जो लॉर्ड कहेगा वही काम करना पड़ता है। तो इसने आते ही नेपोलियन ने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, बोला कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं होगा और कोई किसी का मालिक नहीं है, अब जितने लोग रहते हैं वो सब फ्री रहेंगे। तो ये फ्यूडलिज्म है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्फडॉम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरह स्लेवरी, यानी अब कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, कोई किसी का दास नहीं होगा, कोई किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। जो आदमी खेतों में काम कर रहा है वो खेत उसका अपना है, जो आदमी जहाँ भी काम करेगा वो अपने अधिकारों से काम करेगा, कोई किसी का गुलाम या स्लेव काउंट नहीं होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसने बिजनेस को अच्छा करने के लिए बहुत सारे काम किए। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैं लिखवाता हूँ आपको कि ही इम्प्रूव्ड system of transport and communication। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये 5 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखवा दिए। तो कोई भी 5 पॉइंट एग्जाम में आपको आएगा तो उसको लेके आना है। जो आपको पॉइंट टफ लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो इजी लग रहा है उसको याद करिए, और इन्हीं में से 5 पॉइंट करना है। तो आई होप ये पार्ट्स को समझ में आया होगा। फिर से एक रिकैप देता हूँ आप लोगों को फटाफट कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आया फ्रांस के अंदर,
और पावर में आने के बाद उसने 1804 से 15 तक, ये जो आपका मैं ब्लू पेन से मार्क कर देता हूँ इसको, कि 1804 से 15 तक का पीरियड उसने रूल किया है। जब जो पावर में आया 1804 में, तो उसने एक नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किया जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। और जो चेंजेस किए हैं वो ये चेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछेंगे। अगर ये पूछ लेंगे सिविल कोड कि इसका एक और नाम बता दीजिए, तो वो 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है इसका। लेकिन अगर ये पूछते हैं नेपोलियनिक कोड को एक्सप्लेन करना है, तो ये पक्का 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए आपको मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट ईजी भाषा में लिखवा दिए। आपको यही लिख के एग्ज़ाम में आना है और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक सब टॉपिक और कंप्लीट करेंगे हम लोग। अब जब नेपोलियन को स्टार्ट किया है तो इसका एंड कैसे हुआ यही पढ़ लेते हैं और फिर इस लेक्चर को अपना आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, जो नेपोलियनिक कोड का 6th वाला पॉइंट था, मेरे ख्याल से उसमें ये कम्युनिकेशन वर्ड मिस हो गया था, शायद वो स्क्रीन पर आ नहीं पाया था, तो मैंने ये पॉइंट फिर से लिख दिया है। 6ठा पॉइंट कि इम्प्रूव सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो चलिए इसको अब नोट कर लिया होगा आपने। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसी सेक्शन में। तो देखिए अब नेपोलियनिक कोड पढ़ लिया हम लोगों ने, और नेपोलियनिक कोड जो कि 1804 में आया है। अब इसके बाद देखिए 1804 से और 15 तक नेपोलियन रूल करता है। अच्छा, इस 1804 से 15 के बीच में जो रूल कर रहा है उसमें इसने बहुत सारे काम किए। इसने क्या किया कि एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज, जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी, यानी अलग अलग कंट्री पर कब्जा करना शुरू किया। तो इससे यूरोप के अंदर बड़ा एक तरह से हंगामा मच गया। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी वो सोचने लगी कि भाई ये नेपोलियन तो हमको चैलेंज कर रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि नेपोलियन हम सब पे रूल करेगा। तो फिर जब एक आदमी इतना स्पीडली आगे बढ़ता है ना, तो बहुत से लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको रोकने के लिए। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे होता है 1815 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है भाई ये। इसमें क्या होता है देखिए, पहले समझते हैं कि यहाँ पे देखिए एक लड़ाई होती है जिसे हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू। अच्छा, ये बैटल जो है भाई 2 ग्रुप तो होंगे। तो इसमें एक तरफ तो नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन जो फ्रांस पर रूल करता है। अच्छा, इसके अगेंस्ट कई कंट्रियां हैं आपस में जो मिल गई हैं। तो ये कंट्री है ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया और रशिया। ये 4 कंट्री का ग्रुप है। अभी ये नाम कैसे याद करेंगे भाई, बड़ा ही कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी इसको याद करने में, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो अब ये तो याद रहेगा, नेपोलियन बोनापार्ट है। अच्छा, इसमें मैंने एक जो निमोनिक्स बना रखा है, वैसे आपके अपने भी ढंग हो सकते हैं जिससे आप कर सकते हैं। मैंने क्या बनाया, मैंने बना दिया इसको ABPR। भाई न्यूज़ चैनल तो है ही ABP, और R फॉर रिपोर्टर मान लीजिए, तो ABPR बन गया। तो A से हो गया आपका ऑस्ट्रिया, B से हो गया ब्रिटेन, P से हो गया प्रूशिया और R से हो गया रशिया। तो यही एक ट्रिक है जिसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं। बाकी आप लोग चाहें तो अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं। तो देखिए ये एक बैटल ऑफ वाटरलू हुई। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिस आदमी ने प्ले किया है उसका नाम है, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर है भाई, ये नाम है ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। तो ड्यूक मेटरनिक ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस लड़ाई में, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि नेपोलियन तो हार गया, डिफीटेड, और ये कंट्री रही विनर। अब लड़ाई जीत गए, तो लड़ाई को जीतने के बाद एक ट्रीटी हुई जिसे हम लोग कहते हैं ट्रीटी
ऑफ वियना। तो बच्चों आज के बाद जब भी ट्रीटी ऑफ वियना का जिक्र आएगा तो उसको आप तुरंत जोड़ देंगे किससे? बैटल ऑफ वाटरलू के साथ। इसको रट लीजिए अच्छी तरीके से कि ट्रीटी ऑफ वियना, कुछ ट्रीटीज हैं, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो अभी हम ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ रहे हैं, तो आज के बाद जब भी ट्रीटी ऑफ वियना का जिक्र आता है तो ट्रीटी ऑफ वियना का जिक्र आते ही इसको आप जोड़ देंगे कि हम बैटल ऑफ वाटरलू की बात कर रहे हैं और इसके बारे में बताना है। तो ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी? ये ट्रीटी ऑफ वियना हुई आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू। इस लड़ाई में दो पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, एक तरफ फ्रांस का रूलर नेपोलियन था और एक तरफ ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया और रशिया की कंबाइंड पावर थी। इस लड़ाई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना होती है। तो आई होप इतना पार्ट समझ में आपको आया होगा। अब ट्रीटी ऑफ वियना समझ लीजिए, ट्रीटी ऑफ वियना क्या कहती है, फिर इस लेक्चर को ओवर करते हैं। तो चलिए हम ट्रीटी ऑफ वियना लेके आपके लिए आ गए हैं फटाफट। देखिए 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना होती है और आपको सबको पता है कि ये कैसे हुई थी। ये आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। तो जिन कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया उसमें ब्रिटेन है आपकी, एक ऑर्डर में करते हैं। चलिए पहले लिखते हैं ऑस्ट्रिया, वही ट्रिक है, ABPR, ऑस्ट्रिया, देन ब्रिटेन, प्रूशिया और फिर अच्छा ये बार बार बोलने से क्या होता है फिर याद हो जाता है, फिर बच्चे बोलते हैं हाँ ABPR, तो इससे याद रह जाएगा आपको। तो इन चारों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा इन चारों कंट्री के अंदर जो कंजर्वेटिव लोग थे उनकी बड़ी पावर थी भाई। अब कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? तो कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट ओल्ड आइडियाज, जैसे कि मोनार्क को सपोर्ट करते हैं। तो समझ में आपको आ रहा होगा कि दोबारा फ्रांस किस तरफ बढ़ रहा है, दोबारा से मोनार्की यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो ट्रीटी ऑफ वियना कैसे, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 3 की रेटिंग है भाई, ये 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 5 में नहीं आ सकता, 3 में आएगा, या फिर बहुत होगा तो क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, लेकिन 5 का कोई संभावना इसमें नहीं है। तो 3 के 3 पॉइंट मैं लिखवाऊंगा आपको हर बार की तरह। तो जो पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव लोग जो हैं वो पावर में थे इन कंट्रीज़ के अंदर, जो सपोर्ट करते हैं मोनार्क को। तो इसलिए फ्रांस के अंदर बॉर्बन डायनेस्टी was restored in France। फ्रांस में फिर से मोनार्क लौट के आ गई है भाई, ठीक है, मतलब घूम के वहीं पहुंच गए हैं जहाँ पे 1789 में शुरू किया था, मोनार्क था, फिर एक गवर्नमेंट आई, फिर नेपोलियन पावर में आया, अब फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डायनेस्टी रूल करना शुरू कर रही है। अच्छा एक सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ के लोग जो ये 4 कंट्री बड़ा परेशान थी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है अपना एक्सपेंशन कर रहा है, कि अपना फैलाव कर रहा है, पूरे यूरोप में अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया, जैसे ये फ्रांस है तो इसकी बाउंड्री ये है, तो इसमें अलग अलग जगह पे नए नए स्टेट कंट्रीज डेवलप कर दी गई जिससे कि अपना एक्सपेंशन ये ना कर पाए। तो इसी को हम लोग इस पॉइंट की फॉर्म में लिख देते हैं कि सीरीज ऑफ न्यू स्टेट्स, series of new states were set up to stop French expansion। यानी भविष्य में फ्रांस अपने को एक्सपेंड ना कर पाए, इसके लिए कई नए स्टेट बनाए गए। अभी नए स्टेट की बात कर रहे हैं तो भाई बता ही देता हूँ आप लोगों को, चलिए फटाफट कि नए स्टेट कौन से हैं। तो जैसे कि ऐसे बनाए थे, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ के पार्ट में एक कंट्री नीदरलैंड बनाई गई, नीदरलैंड और बेल्जियम को मिक्स कर दिया गया, नीदरलैंड और बेल्जियम। हालांकि इतना पूछते नहीं एग्जाम में।
तो मैंने ऐसे ही लिखवा दिया एग्जाम्पल के फॉर्म में कि कभी आपको इनकेस पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि नीदरलैंड और बेल्जियम को एक साथ मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा एक इटालियन स्टेट था सर्डिनिया पिडमोंट, तो सर्डिनिया पिडमोंट, अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से। इसमें जिनोवा को मर्ज कर दिया गया। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो इतना समझ लीजिए कि कई नए नए स्टेट्स बनाए गए जिसमें कि ये स्टेट्स को एग्जांपल दे दिए मैंने आप लोगों को। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि मैनी चेंजेस वॉज अनडन, या वो होता है ना आपका आपके कंप्यूटर में होता है ना कि रीडू और अनडू, तो आप यहाँ पे अनडू कर लो कि मैनी चेंजेस वॉज अनडू विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी नेपोलियन जो भी चेंजेस किए उसको उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, एक चीज़ चेंज नहीं की, ये लिखवा देता हूँ कि नेपोलियन ने क्या किया था अपने लाइफ टाइम में, उसने 39 जर्मन स्टेट्स को एक साथ मर्ज करके एक बनाया था कन्फेडरेशन। सो कन्फेडरेशन ऑफ 39 जर्मन स्टेट्स was remained, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। इसको बच्चों हम डिटेल से पढ़ेंगे इस पार्ट को, ये जो है ना, ये लिखवाया है 39 जर्मन स्टेट का जो कन्फेडरेशन है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इसको मैंने खाली लिखा है खाली, और पढ़ेंगे आगे डिटेल से इसको। तो आई होप ये पार्ट समझ में आपको आएगा। ट्रीटी ऑफ वियना का पहला पॉइंट आपको ये याद करना है, दूसरा पॉइंट ये याद करना है, तीसरा पॉइंट ये और चौथा पॉइंट ये। इनमें से कोई भी एक 3 पॉइंट एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलने जा रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुँचाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे।